नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आज बात करेंगे और यह महत्वपूर्ण विषय का नाम भूमि उपयोग वर्गीकरण। क्योंकि किसी भी क्षेत्र या किसी देश में भूमि उपयोग वर्गीकरण का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि इस वर्गीकरण के बाद में या इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित योजनाएं, अन्य योजनाएं बनती हैं। इसलिए किसी देश का भूमि वर्गीकरण महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम विभिन्न देशों के भूमि वर्गीकरण की बात करेंगे, जिसमें ब्रिटेन, भारत और अमेरिका को हमने शामिल किया है। क्योंकि कृषि से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम भूमि वर्गीकरण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रिटेन में भूमि वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। क्योंकि भूमि वर्गीकरण का जो आरंभिक जो कार्य है वो ब्रिटेन में शुरुआत हुई उसकी, और डंडले स्टैम्प ने इस महत्वपूर्ण काम को शुरू किया। और ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो मात्रात्मक आधार पर इसका काम सर्वप्रथम 1930 में ब्रिटेन में शुरू किया गया, इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत ऑर्डिनेंस सर्वेक्षण के द्वारा जो ब्रिटेन की भूमि के जो मानचित्र बनाए गए वो 1 मील बराबर 6 इंच यानी 10,560 इंच पर नक्शे तैयार किए गए। लेकिन इसके बाद में 1 इंच बराबर 1 मील यानी 1:63,600 इंच पर ये नक्शे तैयार किए गए। और इन आधार पर ब्रिटेन में भूमि का वर्गीकरण किया गया। विभिन्न प्रकार की भूमियों में इनका वर्गीकरण किया गया और इन नक्शों के आधार पर ब्रिटेन ने ये पाया कि ब्रिटेन की 38% जो भूमि है वो सर्वश्रेष्ठ है, कृषि योग्य, जो समतल, उपजाऊ और वहाँ पर जल प्रवाह उचित मात्रा में पाया जाता है। तो 38% जो भूमि है वो कृषि योग्य सर्वश्रेष्ठ भूमि यहाँ इस सर्वेक्षण के आधार पर सामने आई। और इसी आधार पर यहाँ ब्रिटेन में भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया। एक उच्च किस्म की भूमि, दूसरी मध्यम किस्म की भूमि और तीसरी निम्न श्रेणी की भूमि। इन तीनों को भी उप विभागों में बांटा गया और इनके उप विभाग निम्न प्रकार हम करते हैं। उच्च किस्म की भूमि को हमने 4 भागों में विभाजित किया। सघन कृषि के लिए भूमि, जो सर्वश्रेष्ठतम भूमि है वहां पर सघन कृषि यहां की जाती है। दूसरी अच्छी व सामान्य भूमि, तीसरी श्रेष्ठ भूमि किंतु जल की मात्रा घास के लिए उपयुक्त। यह भूमि भी समतल, उपजाऊ, श्रेष्ठ है, लेकिन यहां जल की पर्याप्त सुविधा केवल घास के लिए ही यहां मिलती है। चौथी श्रेष्ठ भूमि है, लेकिन यहां मिट्टी की जो प्रकृति है वो भारी है। तो इस प्रकार उच्च किस्म की भूमि को ब्रिटेन ने 4 उप विभागों में विभाजित किया। इसी प्रकार मध्यम किस्म की जो भूमि है वो साधारण हल्की मिट्टी वाली भूमि और दूसरी साधारण सार्वजनिक भूमि। तीसरी जो किस्म है, तीसरी जो श्रेणी है निम्न श्रेणी की भूमि। इस निम्न श्रेणी की भूमि को भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहली निम्न श्रेणी की भारी मिट्टी, दूसरी पर्वतीय और मूरलैंड की भूमि, तीसरी हल्की मिट्टी और चौथी निम्न श्रेणी की भूमि। तो इस आधार पर ब्रिटेन में जो सर्वेक्षण हुआ उस सर्वेक्षण के आधार पर 3 भागों में यहां भूमि का वर्गीकरण किया गया और इनको 10 उप विभागों में विभाजित किया। ब्रिटेन की भूमि वर्गीकरण के बाद में हम
भारत की जो भूमि है उस भूमि की वर्गीकरण की बात करते हैं, क्योंकि भारत में अमेरिका का जो भूमि वर्गीकरण की जो पद्धति है उसको अपनाया गया, लेकिन वर्तमान में यहाँ जो भूमि वर्गीकरण की पद्धति अपनाई जाती है वो केवल भूमि उपयोग का जो वर्गीकरण है उसी को आधार मानकर यहाँ भूमि वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अमेरिका की जो पद्धति है उसका अनुसरण हम नहीं कर पाए। हम यहाँ की जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो कार्य हुआ उसी आधार पर हमने भूमि का वर्गीकरण भारत में किया, और इस आधार पर हम भूमि का वर्गीकरण भारत में निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला, वन श्रेणी के अंतर्गत जो भूमि आती है उसको शामिल करते हैं। दूसरा, कृषि अयोग्य जो भूमि है, जो कृषि के काम नहीं आ रही है, कृषि अयोग्य भूमि। इस कृषि अयोग्य भूमि को हम 3 उप विभागों में विभाजित करते हैं। पहला, कृषि के अतिरिक्त अन्य कामों में जो भूमि काम आ रही है। दूसरा, कृषि उपयोग भूमि व ऊसर भूमि। तीसरा, ऐसी भूमि जहां पर पहाड़ी, चट्टानी, पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र मौजूद है, तो ये कृषि अयोग्य भूमि में इनको हम शामिल करते हैं। तीसरी जो भूमि है वो पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि, यानी हम पड़ती भूमि छोड़ते हैं, उसके अतिरिक्त जो जोत रहित जो भूमि है उसको शामिल करते हैं। और इसमें हम स्थायी चारागाह जो झुंड होते हैं पेड़ों के, झाड़ियों के, उनको, और बाग। तीसरा, कृषि योग्य भूमि। तो हमें पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, स्थायी चारागाह, झुंड व बाग, कृषि योग्य भूमि। चौथी प्रकार की जो भूमि है, भूमि का वर्गीकरण हमने किया पड़त भूमि के रूप में, चालू पड़त भूमि और अन्य पड़त भूमि। वर्तमान समय में जो चालू पड़त भूमि है उसको शामिल किया, यानी जिस साल हम कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें जो पड़ती भूमि है उसको शामिल किया, और अन्य पड़त भूमि 2 साल के लिए पड़त छोड़ते हैं, 3 साल के लिए पड़ती भूमि छोड़ते हैं, तो इसमें हमने अन्य पड़त भूमि में इनको शामिल किया। अब यहाँ महत्वपूर्ण जो भूमि है वो वास्तविक बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत हम सिंचित कृषि भूमि को शामिल करते हैं और असिंचित भूमि को शामिल करते हैं। यानी यहाँ सिंचाई के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र जिस भूमि में किए जाते हैं उस भूमि को शामिल किया, और बगैर सिंचाई जहाँ कृषि की जाती है उन क्षेत्रों को इसमें हमने शामिल किया। तो वास्तविक बोया गया क्षेत्र में सिंचित कृषि भूमि को शामिल किया और असिंचित कृषि भूमि को हमने शामिल किया। छठी प्रकार की का जो वर्गीकरण है, समस्त बोया गया क्षेत्र, यानी भारत की कुल भूमि में कितना क्षेत्र के अंतर्गत हमने फसल बोई, और 7वां उपज क्षेत्र। इन 7 के आधार पर जो हमने भूमि का वर्गीकरण किया, 7 भागों में हमने भूमि का वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण में उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर हमने 2 प्रकार की भूमियों में इनका विभाजन किया। एक तो कृषि योग्य भूमि हो गई और दूसरी कृषि अयोग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि में जो वर्तमान में कृषि योग्य है, वर्तमान में उसको हम कृषि के को से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और भविष्य में भी यहाँ कृषि कार्य किया जाना संभव है, यानी भविष्य में भी हम यहाँ कृषि कार्य करेंगे। ऐसी भूमि को हम मूल कास्ट क्षेत्र, पड़त भूमि और बंजर भूमि को शामिल करते हैं। तो कृषि भूमि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें हम मूल कास्ट क्षेत्र जिसमें बोया गया क्षेत्र को शामिल करते हैं, पड़ती भूमि हमने छोड़ी है उसको शामिल करते हैं,
और बंजर क्षेत्र को शामिल करते हैं, यानी बंजर भूमि को हम कृषि योग्य बना सकते हैं। दूसरा जो हमने इसका विभाजन किया, कृषि अयोग्य भूमि में ऐसी भूमि जो वर्तमान में कृषि के काम नहीं आ रही, यानी कृषि कार्य यहाँ संभव नहीं होता, लेकिन भविष्य में उच्च तकनीक के माध्यम से यहाँ हम कृषि कार्य कर सकते हैं। कृषि योग्य इस भूमि को बनाई जा सकती है और इस भूमि में हम वन, चारागाह, उसर और अन्य जो कार्यों में काम आ रही है उसको इस प्रकार की भूमि में हम शामिल करते हैं। तो इस प्रकार भारत में भूमि का वर्गीकरण 7 भागों में भूमि को बांटा गया और 7 के आधार पर 2 भागों में कृषि योग्य जो भूमि है उसको हमने, जो हम कृषि योग्य भूमि को बना सकते हैं, तो कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि को इसमें हम शामिल करते हैं। अब हम ब्रिटेन और भारत के बाद में जो अमेरिका में भूमि वर्गीकरण जो किया गया, क्योंकि कृषि के विकास के साथ साथ भूमि वर्गीकरण का कार्य अमेरिका में किया गया और यहाँ भूमि को उच्च और निम्न किस्म की भूमि का जो वर्गीकरण कर उचित योजना बनाने का यहाँ काम किया गया, क्योंकि यहाँ उच्च और निम्न किस्म की जो भूमि है उनका वर्गीकरण किया, यानी हम उस भूमि को किस तरह से अच्छी भूमि बनाए ताकि हम वहाँ कृषि कार्य कर सकें, तो उस आधार पर हम विभिन्न योजनाएं बना सकते हैं। और यहाँ पर अमेरिका में जब हम भूमि वर्गीकरण की बात करते हैं तो 8 भागों में यहाँ की भूमि का वर्गीकरण किया गया और इन 8 भागों में जो प्रथम श्रेणी की जो भूमि है वो सर्वश्रेष्ठ भूमि में इसको शामिल करते हैं, जहाँ समतल मैदान पाए जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जल का प्रवाह उचित होता है। तो यहाँ पर अच्छी कृषि पद्धति अपनाकर हम लंबे समय तक कृषि कार्य कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी की जो भूमि है वह भूमि जहाँ भू संरक्षण की विधि या पद्धति अपनाकर उपयुक्त खाद और जल व्यवस्था के आधार पर यहाँ भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है और आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भूमि को समतल, इस भूमि को हम कर सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो भूमि है वो अच्छी किस्म की भूमि होती है, यहाँ पर साधारण जो कृषि कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी की जो भूमि है वो साधारण भूमि होती है और कई वर्षों में इसको कृषि योग्य बनाते हैं। इस प्रकार की जो भूमि में मिट्टी व जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को अपनाया जाना आवश्यक है, यानी जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण की विधियां यहाँ अपनाई जानी आवश्यक है और यहाँ खाद या उर्वरक डालना महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचम श्रेणी की जो भूमि है वो पशु चारागाह व वनों के लिए उत्तम ढंग से काम आ सकती है। छठी श्रेणी की जो भूमि है वहाँ पशु चारागाह व वन के लिए, और यहाँ पर इस प्रकार की भूमि में जल प्रबंधन अति आवश्यक है। सातवीं प्रकार की जो भूमि है वहाँ पर चारागाह और वनों का जो विकास होता है वो सीमित मात्रा में होता है और यहाँ पर भूमि संरक्षण का काम करना आवश्यक होता है, क्योंकि चारागाह और वनों का विकास हम सीमित क्षेत्रों में इस भूमि पर हम कर पाते हैं। आठवां जो प्रकार है ये भूमि ऐसे, इस भूमि में हम ऐसे क्षेत्र को शामिल करते हैं जहां बलुई मिट्टी, बीहड़, पथरी भूमि यहाँ पाई जाती है और यहाँ मनोरंजन के लिए व जंगली जानवरों के लिए यह भूमि सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
तो इस प्रकार हमने विभिन्न देशों में जो भूमि वर्गीकरण की पद्धति अपनाई गई उसके बारे में अध्ययन किया, और यह भूमि वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि इस के माध्यम से हम विभिन्न जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।